हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के कालक्रम को लेकर के। हमने प्राचीन भारत के इतिहास के कालक्रम की बात कर रहे थे और उसमें हमने प्राचीन भारत का जो कालक्रम है वो प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक रखने का कार्य किया था। उसके बाद प्राचीन भारत के अंदर जो घटनाक्रम हमारे को पढ़ने को मिलता है उसमें पहला हमने लिया था पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में, यानी पाषाण काल का समय काल जो प्रारंभ से लेकर के 2300 ईसा पूर्व के अंतर्गत निर्धारित किया था। दूसरा हमने कालखंड देखा हड़प्पा सभ्यता का जो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया था। उसके बाद हमने देखा वैदिक सभ्यता का काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद में हमने लिया था महाजनपद काल, बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग, जिसका समय काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जाता है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के अगले कालक्रम के बारे में। प्राचीन भारत जिसका कालक्रम हमने प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक रखा था। उसमें हमने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल, बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग की बात की थी। आज अगला पांचवा जो हमारा अगला कालखंड है या कालक्रम जो है वो है मौर्य काल। अगली जो प्राचीन भारत के अंदर घटनाक्रम हमारे को देखने को मिलता है वो है मौर्य युग या मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का काल मगध के महाजनपद जो काल था या बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया था, उस महाजनपद काल की समाप्ति के जस्ट बाद में 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य में मौर्य काल को रखा जाता है या मौर्य युग को रखा जाता है। 322 ईसा पूर्व के अंदर नॉर्मली जो महाजनपद काल है, प्राक मौर्य युग है, वो नंद राजवंश के अंतिम शासक घनानंद पर आकर के समाप्त हो जाता है 322 ईसा पूर्व में। घनानंद की हत्या जो है वो एक शासक के द्वारा की जाती है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने गुरु या प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य साम्राज्य प्रथम विस्तृत साम्राज्य था या प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने सहयोगी चाणक्य के द्वारा उसका सहयोग लेकर के की गई थी। नंद राजवंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था घनानंद। घनानंद एक दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था और प्रजा के ऊपर अत्यधिक कर लगाने के कारण प्रजा जो है वो भी उससे दुखी थी। उसी समय के अंदर घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगने के लिए गया जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य भिक्षा मांगने के लिए गया और उस समय में राज दरबार के अंदर घनानंद ने चाणक्य को कुछ अपशब्द बोले जिसके कारण ये ब्राह्मण जो है वो ये प्रतिज्ञा लेकर के राज दरबार से निकल गया कि मैं कुछ ही समय के अंदर नंद राजवंश का खात्मा करके रहूंगा। और इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के, सौगंध लेकर के राज दरबार से चला गया, मगध को उसने छोड़ दिया। इसके बाद वो कई जंगलों के अंदर होकर जा रहा था तो उस समय में जंगल में कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, उस खेलने वाले बच्चों को उसने देखा तो उनमें से एक बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त और वो चंद्रगुप्त उन बच्चों में राजा बना हुआ था और बाकी जो बच्चे थे वो प्रजा बने हुए थे। और उसकी जो प्रजा के द्वारा जो बच्चे अपनी समस्याएं प्रजा बता रही थी राजा को,
उन तमाम समस्याओं का वो हल करने लगा। और इस तरीके की जब प्रतिभा चाणक्य ने देखी तो उसको अपने साथ ले जाकर के शस्त्र और शास्त्र इन दोनों की शिक्षा दी और उसको एक महान शासक बनाने का कार्य किया। और वही आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य राजवंश का संस्थापक बना। और इस प्रकार नंद राजवंश के शासक घनानंद के ऊपर आक्रमण करवा करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद राजवंश को समाप्त कर दिया और एक नई राजवंश की स्थापना की जिसको मौर्य राजवंश के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो मौर्य राजवंश के अंदर कुल 13 शासक हमारे को देखने को मिलते हैं, 13 या 14 शासक। लेकिन इनमें से 3 जो प्रारंभिक शासक हैं उनके बारे में हमारे को ज्यादातर जानकारी पढ़ने को मिलती है। इस राजवंश का प्रथम जो शासक हुआ, पहला जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का समयकाल जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी और इसके दरबार में जिसके अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से इसने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी उसी को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। और इसी के दरबार में चाणक्य ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य भारतीय इतिहास के अंदर होने वाले उन व्यक्तित्वों में से एक था जिसके बारे में एग्जामों में केवल नाम के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि नामों से पुकारा जाता है। वैसे भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर उसके 8 नाम हमारे को प्राप्त होते हैं। पक्षुल स्वामी, अंजुल मल्लीनाथ, कौटिल्य, द्राविड, द्विज सर्व, विष्णुगुप्त, चाणक्य। पक्षुल स्वामी, अंजुल मल्लीनाथ, कौटिल्य, द्राविड, द्विज सर्व, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये 8 नाम उसके प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारे को देखने को मिलते हैं। चाणक्य एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और विद्वान माना जाता है और इसी के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इस राजवंश के अंदर दूसरा प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम था बिंदुसार। जिसका समय काल 298 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार इस राजवंश का प्रसिद्ध शासक रहा। हालांकि जो चाणक्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था कुछ समय के लिए इसके भी दरबार में रहा, उसके बाद में खल्लाट इसका प्रधानमंत्री बना था। और तीसरा जो शासक इस राजवंश में हमारे को देखने को मिलता है वो न केवल भारत के अंदर या मौर्य राजवंश का बल्कि विश्व के इतिहास में अपना नाम रखता है, जिसका नाम था सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य जिसका समय काल 274 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जाता है। यह प्रथम भारत का शासक था जिसने एक व्यवस्थित तरीके से अभिलेख लिखवाने की कला की शुरुआत की थी। और मौर्य राजवंश भारत का प्रथम राजवंश माना जाता है जिसमें हमारे को मंत्री परिषद, प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलती है। मौर्य राजवंश के अंदर ही
पहली बार हमारे को चांदी के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी राजवंश के काल में हमारे को पहली बार ईंटों के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इसी मौर्य राजवंश के अंदर पहली बार हमारे को कुओं के द्वारा पानी बाहर निकालने के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इन चीजों का जो आविष्कार है वो मौर्य राजवंश के काल के अंदर हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि विश्व इतिहास का एक ऐसा शासक है जिसके सबसे ज्यादा अभिलेख जो हैं वो सम्राट अशोक मौर्य के मिलते हैं। इसके कम से कम 150 अभिलेख मिलते हैं और उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो बड़े बड़े पत्थर के शिलाओं पर लिखे हुए हैं जिनको शिलालेख के नाम से पुकारा जाता है। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो पत्थर के स्तंभों पर लिखे हुए हैं तो इसको स्तंभ लेख कहा जाता है। और कुछ अभिलेख पहाड़ियों की गुफाओं के अंदर लिखे हुए हैं जिनको गुहा अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेखों की खोज पादरे टी फैनथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी के अंदर की गई थी। सम्राट अशोक मौर्य के बाद में मौर्य राजवंश के अंदर हमारे को कम से कम 10 शासकों के बारे में जिक्र मिलता है। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ये मानते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद में संपत्ति उसका उत्तराधिकारी बना था। वही कुछ ग्रंथ जो हैं वो उसका उत्तराधिकारी जो है वो दशरथ को मानते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन जो इतिहास है, मैंने आप कल भी बताया था कि प्राचीन भारत का हमारा जो इतिहास है वो ज्यादातर पुराणों और स्मृति ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनमें से 5 पुराण ऐसे हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए मुख्य माने जाते हैं, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण जो हैं वो सबसे मुख्य प्राचीन भारत के इतिहास के राजवंशों की जानकारी देने वाले ग्रंथों में माने जाते हैं। इन्हीं में से जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन पुराणों के अनुसार सम्राट अशोक मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम क्रमशः जो हमारे को मिलता है उसमें कुणाल के बाद में बंधुपालिक, फिर उसके बाद इंद्रपालिक, उसके बाद दशोण, उसके बाद दशरथ, दशरथ के बाद में संप्रति, संप्रति के बाद शालीशुक, शालीशुक के बाद देवधर्मन, इसके बाद सत्यधनुष, और अंत में इस राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ नाम प्राप्त होता है। तो कुणाल, बंधुपालिक, इंद्रपालिक, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, सत्यधनुष और बृहद्रथ ये सम्राट अशोक मौर्य के बाद में 10 उसके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। और 185 ईसा पूर्व के अंदर मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की जो हत्या है वो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण के द्वारा की गई। हालांकि कहीं ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर पुष्यमित्र शुंग को भी मौर्य राजवंश का शासक 11वां शासक बताया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है वो पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन ऐसा लगता है कि दिव्यावदान ने लिखने के अंदर गलती कर दी है, क्योंकि इसका हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है जो पूर्व मध्यकाल के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य में
पूर्व मध्यकाल के अंदर भारतीय इतिहास में शासन किया, और न केवल शासन किया बल्कि एक ऐसा शासक हुआ जिसने इतिहास का एक समय काल ही अपने नाम कर दिया, जिसको हर्षकालीन भारत के नाम से पुकारा जाता है। न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास के अंदर भी ऐसे कम व्यक्तित्व हुए हैं, बहुत कम व्यक्तित्व हैं जिनके नाम पर इतिहास के एक टाइम पीरियड का नाम पड़ गया। इनमें भारतीय इतिहास में हमें दो व्यक्ति देखने को मिलते हैं। पहला है हर्षवर्धन, हर्ष, जो कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी का समयकाल जो है वो हर्षकालीन भारत के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा एक महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी, उनके लिए भी 1909 ईस्वी से लेकर के 47 ईस्वी का समय जो है वो गांधीकालीन भारत के नाम से पुकारा जाता है। और एक विश्व इतिहास में शासक हुआ जिसका नाम था नेपोलियन, जिसका पूरा समय काल जो है वो 1769 से लेकर के 1821 के मध्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन नेपोलियन फ्रांस का शासक जो बना वो 1804 के अंदर बना था और 1814 तक ये शासक रहा था। इस काल को नेपोलियन युग के नाम से पुकारा जाता है। तो प्राचीन भारत के अंदर ऐसे बहुत कम शासक हुए। एक यूनान के अंदर हुआ था पेरिक्लिस, उस पेरिक्लिस को भी पेरिक्लिस युग के नाम से यूनान के इतिहास में एक अलग से समय का नाम रखा गया। तो ऐसे बहुत कम ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए हैं जिनके नाम पर इतिहास का एक कालखंड का नाम पड़ा। उसमें हर्ष, गांधी और नेपोलियन का नाम प्रसिद्ध है। इस हर्ष के दरबार में हम बात कर रहे थे कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजवंश का शासक नहीं था। इसका हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण है, स्रोत है। हर्ष के दरबार में रहता था बाणभट्ट, और उस बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो उस बाणभट्ट ने हर्षचरित के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रज्ञा दुर्बल यानी कि दुर्बुद्धि वाला शासक था बृहद्रथ। प्रज्ञा दुर्बल को एक अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सेना निरीक्षण के बहाने बाहर बुला करके मौत के घाट उतार दिया। मतलब बृहद्रथ को सेना निरीक्षण के दौरान सेना निरीक्षण करने के लिए उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको बाहर बुलाया, और बाहर बुलाने के बाद में इसको मौत के घाट उतार करके एक नई राजवंश की स्थापना की गई 185 ईसा पूर्व में, जिसको शुंग राजवंश के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार मौर्य राजवंश का 185 ईसा पूर्व के अंदर पतन हुआ और उसकी जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना की गई। हालांकि मैं जब भारतीय इतिहास लेखन की बात कर रहा था उस समय में एक इतिहास लेखन की परंपरा आई हमारे सामने, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन या उपयोगितावादी इतिहास लेखन जिसे कहा जाता है। उस इतिहास लेखन के कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को निष्कृष्ट साबित करने का कार्य किया है, उसकी प्राचीन भारत की आलोचना करने का कार्य किया है। जिसमें से एक इतिहासकार का नाम आता है, उसका नाम है स्पूनर। स्पूनर नामक इतिहासकार जो हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ईरानी शासक कहकर के पुकारने का काम किया है। इसी प्रकार एक और विद्वान है जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग को यानी शुंग राजवंश को भी ईरानी मांगने का कार्य किया है। मौर्य राजवंश के बारे में ज्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख, सम्राट अशोक कुमार मौर्य के ढेर सारे अभिलेख हैं जिनसे मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण स्मृति ग्रंथों के अंदर भी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इतिहासकार B.R. भंडारकर ने मात्र एक सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेखों के आधार पर ही पूरा अशोक का जीवन चरित्र लिख दिया था। मौर्य राजवंश के बाद अगला जो कालक्रम हमारे को देखने को मिलता है
छठे नंबर पर वो है मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल या इसे पूर्व गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल भी कहा जाता है। ये समय काल 185 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी के मध्य में रखा जाता है। मौर्य उत्तर काल मौर्य के बाद में आने वाला कालखंड होने के कारण इसे मौर्य उत्तर काल, और जस्ट इस कालखंड की समाप्ति के बाद में भारत के अंदर एक नई राजवंश का उदय हुआ जिसको गुप्त साम्राज्य के नाम से पुकारा जाता है। यह गुप्त साम्राज्य से पहले का समय काल होने के कारण इसको पूर्व गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। मौर्य उत्तर काल के बारे में कई प्रकार की जानकारियां हैं, कई चीजें हमारे को पढ़ने को मिलती हैं, कई तरीके के इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। जिसके अंदर पहली जो चीज है वो हमारे को उत्तर भारत के दो राजवंश पढ़ने को मिलते हैं। उत्तर भारत में दो राजवंश पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें पहला है शुंग राजवंश। शुंग वंश शुंग राजवंश जिसमें 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंग राजवंश का शासनकाल। शुंग राजवंश की स्थापना मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग राजवंश की स्थापना की गई। कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मौर्य राजवंश के जो शासक थे, जैसे सम्राट अशोक मौर्य है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि शुंग राजवंश का शासक पुष्यमित्र शुंग जो है वो वैदिक धर्म का अनुयायी था, और इसके काल को वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल या पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। तो उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना करने का कार्य किया था। तो ये शुंग राजवंश का शासनकाल रहा। शुंग राजवंश के अंदर भी हमारे को 10 शासकों के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र के बाद में वसुज्येष्ठ के बाद में वसुमित्र के बाद आंध्र, पुलिक, घोष, देवभूति, भागभद्र आदि शासकों के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र शासक बना, जिसने 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ शासक बना, जिसने 141 ईसा पूर्व से लेकर 131 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद वसुमित्र जिसने 131 ईसा पूर्व से लेकर 124 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस तरीके से बाद में आंध्र, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति आदि प्रसिद्ध शासक हुए। पुष्यमित्र के काल में ही भारत के ऊपर पहली बार विदेशी आक्रमण
हिंद यूनानी या यवन लोगों का आक्रमण हुआ जो डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग का एक राज्यपाल था जो अयोध्या के अंदर वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के अंदर नियुक्त था, और उसका नाम था धनदेव। और उस धनदेव ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसको अयोध्या अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। उस अयोध्या अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि उसके स्वामी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया था, जिसका पुरोहित पतंजलि था। पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य के अंदर भी इस बारे में उल्लेख किया है, और शुंग राजवंश के बारे में जानकारी महाभाष्य से भी प्राप्त होती है। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसके जो अश्वमेध का घोड़ा था वो यवन शासकों ने सिंधु नदी के किनारे पर पकड़ लिया था, जिसके बाद में उसके पोते वसुमित्र के द्वारा उन घोड़ों को छुड़वाया गया था। तो वसुमित्र के द्वारा उन अश्वमेध के घोड़ों को छुड़वाने का कार्य किया था। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ, जो मालविका नामक एक स्त्री को प्रेम करता था। और मालविका अग्निमित्रम के नाम से जो कालिदास का नाटक है उसके अंदर भी इसके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। शुंग राजवंश के अंदर बाकी शासक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल पुष्यमित्र और वसुमित्र मुख्य शासक माने जाते हैं। इस राजवंश के अंदर कुल 10 शासक हुए, जिसमें 9वां शासक था भागभद्र। और उस भागभद्र के काल में यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। वो हेलियोडोरस उस समय के अंदर भारत के अंदर आया था, और भारत में आने के बाद में भागवत धर्म वैष्णव धर्म ग्रहण कर दिया था। और उसके उपलक्ष्य के अंदर उसने बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर एक गरुड़ आकार के स्तंभ के रूप में स्तंभ लेख लिखवाया था, जिसके बारे में हमारे को शुंग राजवंश के बारे में और शुंग कालीन उस समय की प्रकृति संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास के अंदर शुंग राजवंश के काल में हमारे को 2 इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। पहली, धनदेव का वो अभिलेख जो अयोध्या अभिलेख है, वो भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ लेख भागभद्र 90 शासक के काल का है, उस हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख में भारतीय इतिहास में पहली बार भागवत धर्म के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं अभिलेखीय साक्ष्य से कि शुंग राजवंश के काल में भागवत धर्म भारत के अंदर एक विस्तृत तौर पर फैला हुआ धर्म था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमारे को राजस्थान के अंदर एक अभिलेख मिलता है। राजस्थान के अंदर एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, राजस्थान का अभिलेख है। वैसे इस अभिलेख के बारे में हम सब लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो इसकी जो मुख्यतः बातें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। गोसुंडी शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है, जो मुख्य लिखी हुई चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राचीन काल के अंदर चित्तौड़ के अंदर इस समय में गज राजवंश के शासक सर्वतात का शासन है। राजा सर्वतात कण्व राजवंश से संबंध रखते हैं। उन्होंने तथा पुष्यमित्र शुंग जो है वो इन सर्वतात का संकर्षण है। महाराजा सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, जो उन्होंने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और विष्णु मंदिर के निर्माण के बाद में उस मंदिर के चारों तरफ एक 4 दीवारी का निर्माण करवाया था, जिसको प्राकार के नाम से उसमें पुकारा गया है, प्राकार बनवाया था। और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रकार के बारे में
गोशुंडी शिलालेख जानकारी देता है। इसका अर्थ है गोशुंडी शिलालेख के अंदर सिसोदिया या गुहिल राजवंश का वर्णन नहीं है, ये गज राजवंश के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख है। गोशुंडी शिलालेख गज वंश के बारे में जानकारी देता है, यानी कि राजा सर्वतात गज राजवंश का शासक था। गज राजवंश का संस्थापक पराशरी को माना गया है। पराशरी मनु की संतान माने गए हैं। मनु के 10 पुत्रों में एक थे पराशरी, और वही इस गज वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इसमें गज राजवंश का उल्लेख है। राजस्थान के जीके के अंदर कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, वणिक राजवंश ने कहां पर शासन किया, गौर राजवंश ने कहां पर शासन किया, नाग राजवंश ने कहां पर शासन किया, मौखरी राजवंश ने कहां पर शासन किया। उसी तरीके से गज राजवंश का अगर पूछा जाए तो गज राजवंश ने मेवाड़ में शासन किया है। गोशुंडी शिलालेख किस राजवंश के बारे में जानकारी देता है? गज राजवंश के बारे में जानकारी देता है। ये मेवाड़ से भले मिला हो, इसमें सिसोदिया या गुहिल राजवंश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये गज राजवंश के बारे में जानकारी देता है। गज राजवंश प्राचीन भारत के कण्व राजवंश की एक शाखा थी, जो हम पुष्यमित्र शुंग राजवंश के बाद में एक राजवंश लेंगे। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के मध्य में 4 शासकों ने शासन किया कण्व राजवंश में। वासुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये कण्व राजवंश की शाखा थी, क्योंकि सर्वतात जो है उसको इस अभिलेख में कण्व भृत्य कहकर के पुकारा है। इसका मतलब कि वो लोग कण्व राजवंश की, गज राजवंश कण्व राजवंश की शाखा थी। पुष्यमित्र शुंग जो है उसको गोशुंडी शिलालेख के अंदर सर्वतात का संकर्षण कहकर के पुकारा है। संकर्षण कहते हैं बलराम को। इसका मतलब संकर्षण का है पुष्यमित्र शुंग को, और कृष्ण की उपाधि दी है किसको? राजा सर्वतात को। इस राजवंश के अंदर भारतीय इतिहास में पहली बार मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर निर्माण की कला के बारे में जानकारी मिलती है, और मंदिर के चारों तरफ जो चारदीवारी की जाती थी उसको प्राकार कहकर के पुकारा गया है। गोशुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है। इस शिलालेख की खोज D.R. भंडारकर, दामोदर दास, रामकृष्ण भंडारकर के द्वारा की गई थी। तो इस गोशुंडी शिलालेख में सर्वतात का संकर्षण कहकर के पुकारा है पुष्यमित्र शुंग को। शुंग राजवंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग राजवंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या जो है वो 75 ईसा पूर्व के अंदर वासुदेव कण्व के द्वारा की गई थी। इस प्रकार 75 ईसा पूर्व के अंदर उत्तर भारत के अंदर मौर्य उत्तर काल में जो दूसरा राजवंश उत्तर भारत में देखने को मिलता है वो है कण्व राजवंश। कण्व राजवंश की स्थापना वासुदेव कण्व के द्वारा की गई थी। कण्व राजवंश ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व के मध्य तक शासन किया था, और इस राजवंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। वासुदेव कण्व का समय काल 75 ईसा पूर्व से लेकर 66 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। वासुदेव कण्व के बाद में इस राजवंश में भूमिमित्र शासक हुआ। भूमिमित्र ने 66 ईसा पूर्व से लेकर 52 ईसा पूर्व तक शासन किया। भूमिमित्र के बाद में इस राजवंश के अंदर नारायण करके शासक हुआ। नारायण ने 52 ईसा पूर्व से लेकर 40 ईसा पूर्व के मध्य तक शासन किया। इसके बाद में इस राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ, जिसका शासन काल 40 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा था। इस प्रकार के इस राजवंश के शासक रहे थे। कण्व राजवंश की स्थापना वासुदेव कण्व के द्वारा की जाती है। इस राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। इस राजवंश के बारे में मात्र 2-4 सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में। पहला तो कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था।
इसके बाद इस राजवंश के 4 शासक हुए। चारों का जो कर्म रहा वो वासुदेव कर्म, फिर भूमिमित्र कर्म, फिर नारायण कर्म और अंत में सुशर्मा कर्म। सुशर्मा की हत्या जो है वो सिमुक नामक एक शासक के द्वारा की गई 30 ईसा पूर्व में, और इस तरीके से सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके एक नई राजवंश की नींव डाली, जिसको सातवाहन राजवंश के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ये उत्तर भारत का राजवंश नहीं, दक्षिण भारत का राजवंश था। सामान्यतः एग्जामों के अंदर एक सवाल पूछा गया कि भारतीय इतिहास के अंदर दक्षिण भारत की प्रथम लिखित जानकारी किस काल के अंदर प्राप्त होती है। वैसे तो हमारे को सम्राट अशोक मौर्य के अभिलेखों के अंदर भी चोल, पांडे और केरल पुत्र यानी कि चेर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें मौर्य काल ऑप्शन नहीं था। उसके अंदर ये मौर्य उत्तर काल या पूर्व गुप्त काल का ऑप्शन था। इसके अलावा संगम काल का इसमें ऑप्शन दिया था। हालांकि कई विद्यार्थियों ने संगम काल उसमें ऑप्शन देखा, तो या तो संगम काल किया या फिर ये ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं था। लेकिन संगम काल भी जो आता है ना, वो मौर्य काल या मौर्य उत्तर काल या पूर्व गुप्त काल के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, और उसमें सही जो स्पष्ट आंसर था वो मौर्य उत्तर काल दिया था। हालांकि कुछ बच्चों ने संगम काल किया, लेकिन ये गलत मान दिया, क्योंकि संगम काल भी आता है मौर्य उत्तर काल के अंतर्गत। इसलिए दक्षिण भारत की जो स्पष्ट जानकारी है वो हमारे को मौर्य उत्तर काल के अंदर देखने को मिलती है। मौर्य उत्तर काल के बारे में अगली जो मुख्य बात है वो है दक्षिण भारत के राजवंश। पहले हमने उत्तर भारत के राजवंश देखे, अब है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंदर संगम काल के हमारे को 3 राजवंश पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें चेर, चोल और पांडे राजवंश। संगम काल के कई ग्रंथ हमारे को प्राप्त होते हैं, जिससे दक्षिण भारत के इन तीनों राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि पांडेय राजवंश के 149 शासकों के संरक्षण के अंदर 9900 वर्ष तक विद्वान लोगों की एक परिषद बैठी। कई 3 परिषदें आयोजित की थी। पहली परिषद मदुरा में, दूसरी परिषद कपाटपुरम में और तीसरी परिषद उत्तर मदुरा के अंदर बुलाई गई थी। प्रथम परिषद को 89 मौर्य शासकों पांडेय शासकों ने, दूसरी परिषद को 59 शासकों ने और तीसरी परिषद को 49 शासकों ने संरक्षण दिया था। उसमें हजारों पुरोहितों ने भाग लिया था, और उस परिषद को ही संगम के नाम से पुकारा जाता है। संगम का अर्थ होता है संघ या परिषद, और उस परिषद के अंदर विद्वानों के द्वारा लिखाया गया जो साहित्य था उसी को प्राचीन भारत के अंदर दक्षिण में संगम साहित्य के नाम से पुकारा जाता है। और संगम काल सामान्यतः 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य में संगम काल को लगभग निर्धारित किया जाता है। हालांकि रामप्रसाद शर्मा जैसे रामचरण शर्मा ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने 300 से 600 ईस्वी के मध्य में भी संगम समय काल को निर्धारित किया है। एक बात मैं और बताना भूल गया, शुंग राजवंश के काल में ही भारत में मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति जो है उसकी रचना शुंग काल के अंदर ही हुई थी। मनुस्मृति का समय काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य में माना जाता है।
के.पी. जायसवाल, कृष्ण प्रसाद जायसवाल नामक इतिहासकार ने ये बताया कि राजा मनु जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इस प्रकार मनुस्मृति की रचना भी शुंग काल के अंदर हुई और शुंग काल के बारे में ही ये ज्यादातर जानकारी प्रदान करती है। मनुस्मृति के बाद में अगर क्रम के अंदर देखें तो मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई, जिसकी रचना काल जो है वो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उसके बाद नारद स्मृति, नारद स्मृति जिसका समय काल 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के मध्य। फिर पराशर स्मृति, पराशर स्मृति की रचना हुई। पराशर स्मृति की रचना 300 से 500 ईस्वी के मध्य में की गई। फिर बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना जो है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य में ही मानी जाती है। फिर कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति की रचना 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य में मानी जाती है। और अंत में देवल स्मृति लिखी गई, जिसका समय काल पूर्व मध्य काल निर्धारित किया जाता है। तो ये 6 स्मृतियां हैं जो समय के अनुसार इनको लिखा गया, ये इनका क्रम रहा था। तो हम बात कर रहे थे मौर्य उत्तर काल के बारे में। दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के बारे में संगम काल से हमारे को पता चलता है, चेर, चोल और पांड्य राजवंश के बारे में। ये प्रारंभिक तीनों राजवंश थे, क्योंकि पूर्व मध्य काल के अंदर एक बार फिर इन राजवंशों का पुनरुत्थान होता है। चेर राजवंश को छोड़ करके चोल और पांड्य राजवंश का दोबारा उत्थान मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के अंदर होता है। और चोल और पांड्य राजवंश जो है वो मध्यकाल तक शासन करते हैं। आप लोग पढ़ते हो खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में पांड्य मदुरा के शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के मध्य में झगड़ा चल रहा था और उसके अंदर हस्तक्षेप करके मलिक काफूर के द्वारा पांड्य राज्य को जीता गया था। दक्षिण भारत के ये तीनों जो राजवंश है, चेर राजवंश, इसका संस्थापक उदयन जेरल को माना जाता है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय में उदयन जेरल ने इस युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं को भोजन करवाया था। इसके अलावा इस राजवंश, प्रारंभिक चेर राजवंश में सबसे प्रसिद्ध शासक सैनगुप्त वन हुआ, जिसको लाल शेर, भला शेर या भोला शेर के नाम से पुकारा जाता है। चोल राजवंश की अगर बात करें तो प्राचीन काल का ये चोल राजवंश जो था, इसका प्रसिद्ध प्रथम जो शासक है वो एलारा हमारे को नाम प्राप्त होता है। एलारा, कहते हैं कि इस एलारा ने पहला भारतीय इतिहास का लगभग शासक देखने को मिलता है जिसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करके वहां पर अपना शासन स्थापित करके 50 वर्ष तक शासन किया था। और RAS 2023 के अंदर इसका सवाल भी शायद पूछा गया था कि वो कौन सा चोल शासक था या कौन सा प्राचीन भारत का शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण करके 50 वर्ष तक वहां पर शासन करने का कार्य किया था। तो वो था चोल शासक एलारा। एलारा के बाद में इस राजवंश के अंदर एक और प्राचीन चोल शासक बनता है जिसका नाम इलन जेतचेनी था। इलन जेतचेनी। और इलन जेतचेनी की हत्या जो है वो चेर राजवंश के शासक के द्वारा की जाती है, जिसका नाम शायद इरमपोई हुआ करता था। उस इरमपोई ने
इलमजेत चेनी की हत्या कर दी थी। और इस हत्या का बदला जो है वो इस इलमजेत चेनी के बेटे, जिसका नाम करिकाल था, करिकाल, उस करिकाल के द्वारा लिया गया था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला के नाम से भी पुकारा जाता है। इसने कावेरी नदी जो है, उस कावेरी नदी पर 60 किलोमीटर लंबा बांध बना करके कावेरीपट्टनम बंदरगाह या कावेरीपट्टनम जो नगर है उसकी स्थापना करने का कार्य किया था और कावेरी नदी पर बांध बनाया था। पांड्य राजवंश का संस्थापक नेडियोन को माना जाता है। और बाद में पूर्व मध्यकाल के अंदर चोल राजवंश की पुनः स्थापना होती है, जिसका संस्थापक विजयालय को माना जाता है, जिसमें उत्तम चोल, राजेंद्र चोल, राजराज चोल, राजेंद्र द्वितीय, राजराज तृतीय, राजराजा राजेश्वर आदि के नाम से कहीं चोल शासक शासन करते हैं। इसके अलावा मौर्य उत्तर काल के अंदर एक और राजवंश सातवाहन राजवंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश जो कण्व राजवंश के अंतिम शासक सुश्रमा की हत्या करके 30 ईसा पूर्व के अंदर शिवमुख सातवाहन के द्वारा सातवाहन राजवंश की स्थापना की जाती है। इसमें सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी आदि प्रसिद्ध शासक होते हैं। इस राजवंश में अंतिम महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री सातकर्णी बनता है। हाल भी एक प्रसिद्ध साहित्यिक शासक था। आदि इस राजवंश के बारे, इन राजवंशों के बारे में हमारे को मौर्य उत्तर काल में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मौर्य उत्तर काल की एक जो मुख्य घटना है, मौर्य उत्तर काल में जो दूसरी घटना हमारे को देखने को मिलती है वो है एक समय में एक बार फिर विदेशी आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर। विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर किए जाते हैं। विदेशी जो आक्रमण है, उन आक्रमणों में पहला आक्रमण हिंद यूनानी लोगों का, हिंद यूनानी, हालांकि हिंद यूनानियों का आक्रमण पहले भी होता है, लेकिन उनके लिए हमने केवल यूनानी और इनके लिए हमने हिंद यूनानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रारंभिक यूनानी शासक था वो था सिकंदर। वो केवल भारत को विजिट करने के लिए या लूटने के लिए आया था और वो भारत में असफल होकर के वापस चला गया था। उसने भारत में रहने की कोई योजना नहीं बनाई थी। लेकिन ये हिंद यूनानी पहले विदेशी शासक थे भारत के अंदर, जिन्होंने भारत के अंदर स्थायी रूप से रहना शुरू किया और भारतीय धर्म को संरक्षण देने का कार्य किया। जैसे कि हेलियोडोरस, जिसने गरुड़ स्तंभ लेख स्थापित किया था, और मिनांडर इस राजवंश का एक और प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके बारे में, जिसने भारत में आने के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया था और नागसेन नामक एक बौद्ध विद्वान को अपना गुरु माना और नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में उसने जो सवाल किए और नागसेन ने जो उत्तर दिए वो मिलिंद पन्हो नामक नागसेन ने एक पुस्तक लिखी, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। हिंद यूनानी भारत के ऊपर वैसे क्रम के रूप में तीसरे आक्रमणकारी थे, क्योंकि पहले ईरानियों का, फिर यूनानियों का और फिर हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ था। और मौर्य उत्तर काल में 4 आक्रमण हुए, उसमें पहले थे हिंद यूनानी आक्रमण। हिंद यूनानियों के बाद हिंद यूनानियों का जो आक्रमण है वो पुष्यमित्र शोक के काल में हुआ था, क्योंकि सिकंदर महान ने जो भारतीय प्रदेश, जो पश्चिमी के जो क्षेत्र जीते थे, भारत की तरफ जितने भी क्षेत्र उसने जीते थे, उसका उत्तराधिकारी जो है वो सेल्यूकस निकेटर हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था। और सेल्यूकस निकेटर के बाद में उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो निर्बल हुए और इसी के साम्राज्य के अंदर एक डियोडोरस नामक व्यक्ति हुआ। डियोडोरस इसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके इस सेल्यूकस निकेटर का आधा साम्राज्य जो है
वो जीत लिया और इस डियोडोरस का उत्तराधिकारी जो हुआ वो डेमेट्रियस था। और डेमेट्रियस ने ही भारत के ऊपर पुष्यमित्र शुंग के काल में पहली बार आक्रमण किया था और वो सफल हिंद यूनानी आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण करके सिंध गांधार का क्षेत्र जीत लिया था। पुष्यमित्र शुंग का जो अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा था वो भी इसने पकड़ लिया था, जो बाद में वसुमित्र के द्वारा पराजित होकर के उसको छुड़वा लिया वसुमित्र के द्वारा। तो ये हिंद यूनानी थे। डेमेट्रियस के बारे में स्टेटो प्रथम, स्टेटो द्वितीय आदि इसमें शासक हुए। इस राजवंश में जो भारत में हिंद यूनानी राजवंश का संस्थापक डेमेट्रियस था। फिर यूक्रेटाइड्स, इस प्रकार से यूक्रेटाइड्स भी शासक बना। इन्होंने एक जो डेमेट्रियस था उसने तक्षशिला को, यूक्रेटाइड्स ने सांकल को राजधानी बना दी। इस प्रकार भारत के अंदर दो हिंद यूनानी राजवंश हुए, एक तो डेमेट्रियस वंश और एक यूक्रेटाइड्स वंश। इसके बाद में मेनांडर भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ और मेनांडर के बारे में जानकारी एक तो शेनकोट अभिलेख से हमारे को प्राप्त होती है और एक मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है, जो बाद में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो आक्रमणकारी भारत में आए दूसरे आक्रमणकारी थे वो थे भारत में शक। शकों का आक्रमण भी मौर्योत्तर काल के अंदर हुआ। भारत के अंदर आने वाला प्रथम शक शासक मावेज या माउस को माना जाता है। शकों की वैसे तो 5 शाखाएं थी, लेकिन भारत के अंदर 2 शाखाओं ने शासन किया। एक तो गुजरात के तट पर मालाबार क्षेत्र के तट में शासन किया था और एक इनका शासन उज्जैन के अंदर भी रहा था। मालवा के अंदर भी इन्होंने शासन करने का कार्य किया था। शक राजवंश के अंदर प्रसिद्ध उज्जैन का शासक रुद्रदामन करके प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके बारे में हमारे को जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत के अंदर लिखा हुआ प्रथम अभिलेख माना जाता है, उच्च जानकारी प्राप्त होती है। शकों के बाद में पार्थियन या पहलवों का भारत में आक्रमण हुआ। हालांकि पार्थियन राजवंश या पहलव पर्शिया या ईरान का एक राजवंश था और इस राजवंश का संस्थापक जो है वो मित्रदात प्रथम को माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर पार्थियन राजवंश का संस्थापक वोलोनिज को माना जाता है, वोलोनिज। और इस राजवंश का पार्थियन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भारत में गोंडोफर्निस को माना जाता है, जिसके बारे में जानकारी तख्ती बही अभिलेख से हमारे को प्राप्त होती है। ये इस राजवंश के अंदर शासक हुए थे। इसके अलावा अगाथोपलिस वगैरह इस राजवंश के अंदर शासक हुए। इसके बाद में अगला जो आक्रमण है भारत के ऊपर वो कुषाणों का हुआ। तो मौर्य उत्तर काल के अंदर प्रसिद्ध 4 आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, जिसमें पहला हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पार्थियन और फिर अंत में कुषाणों का आक्रमण हुआ। कुषाण राजवंश का संस्थापक कजूरकड़ फिसस को माना जाता है। शक और कुषाण दोनों मध्य एशिया की खानाबदोश जातियां मानी जाती है। हालांकि कुषाणों को खानाबदोश नहीं बल्कि शकों को तो बर्बर और खानाबदोश की संज्ञा दी गई है और मल्ले शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया, इनके और गुणों के लिए। कुषाण राजवंश का संस्थापक कजूरकड़ फिसस को माना जाता है। कजूरकड़ फिसस के बाद विमकड़ फिसस और उसके बाद कनिष्क, जोविस्क, हुविस्क आदि कई प्रकार के शासक हुए। प्राचीन भारत या भारतीय इतिहास के अंदर पहला विदेशी राजवंश
जिसके शासकों ने भारतीय देवता के आधार पर अपना नाम ग्रहण किए थे वो था कुषाण राजवंश। इसमें वासुदेव प्रथम और वासुदेव द्वितीय जैसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क कुषाण हुआ, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और इसको दूसरा अशोक के नाम से भी पुकारा जाता है। कनिष्क और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्राचीन भारत में जो अगला घटनाक्रम देखने को मिलता है वो है गुप्त युग। अगला घटनाक्रम जो है वो है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश या गुप्त युग, जिसका समय काल दो सौ 75 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के मध्य में गुप्त युग को निर्धारित किया जाता है समय काल।